उत्तराखंड में रहते हुए मैंने कई सारे मंदिर देखे हैं, कुछ पहाड़ के टॉप पर भी, कुछ घने जंगलों में भी और कुछ नदियों में भी। लेकिन आज जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, ये मंदिर इन सभी जगहों से डिफरेंट है, क्योंकि ये मंदिर एक वाटरफॉल के अंदर है। अब जितनी खूबसूरत ये जगह दिखती है, यहाँ पहुंचना उतना ही मुश्किल। ऐसा ये रास्ता है। अभी हम इस चेन को चढ़ के पकड़ के ऊपर चढ़ेंगे। और लेकिन इधर देखो खाई, डर भी लग रहा भाई। हम लोग यहाँ से, ये बहुत छोटी केव है, रेंगते हुए हम लोग को जाना है। और ना इस तरफ बिल्कुल खाई है, तो कोई गलती नहीं कर सकते हम लोग, एकदम कोने से जाना पड़ेगा। ये कहानी है एक कमाल के एक्सपीरियंस की। ये कहानी है लोगों की आस्था और श्रद्धा की। ये कहानी है उत्तराखंड के गोपेश्वर की। ये कहानी है माता अनुसया और अत्रि मुनि की। ऋषिकेश से गोपेश्वर की दूरी करीब 280 किलोमीटर है और इन 280 किलोमीटर में हमें उत्तराखंड की कई खूबसूरत जगहें देखने को मिलती हैं। तो ऋषिकेश से शुरू करते हुए हम लोग देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, इन सभी जगहों से होते हुए पहुंचेंगे गोपेश्वर। शुरुआत के 70 किलोमीटर्स गंगा जी के साथ साथ चलते हुए हम पहुंचते हैं अपनी पहली मंजिल पर, जो कि है गंगा नगरी देवप्रयाग। ओके, तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी के पहले पड़ाव में, यानी ऋषिकेश से करीब अभी हम लोग 110 किलोमीटर चले हैं और पहुंचे हैं देवप्रयाग। जैसा कि मेरे पीछे भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है, जो कि एक है भागीरथी और दूसरी अलकनंदा है। जो ब्राउन कलर की नदी आप लोग को दिखाई दे रही है ना, भागीरथी है, और जो ब्लू कलर की है वो अलकनंदा है। बड़ा ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, दोनों बहुत अलग अलग कलर मिक्स हो रहे हैं। भागीरथी नदी गंगोत्री से आती है, वहीं अलकनंदा बद्रीनाथ से। और देवप्रयाग में ये दोनों नदियां आपस में मिलके बनाती हैं इंडिया की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी को, जिसे गंगा कहते हैं। देवप्रयाग तक जहां हम गंगा जी के साथ चल रहे थे, वहीं अब आगे का सफर हम अलकनंदा नदी के साथ करेंगे। तो जी अभी हम लोग श्रीनगर और रुद्रप्रयाग को क्रॉस कर चुके हैं और अभी कर्णप्रयाग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। बाकी मन था यार काफ़ी ज़्यादा कि रुक रुक के ना आपको सारी जगह दिखाऊं, लेकिन भाई बहुत मुश्किल होता है सर्दियों में ट्रैवल करना ना, क्योंकि शाम जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। अभी 5 बज रहे हैं और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ना दिक्कत होती है। तो इसलिए सोच रहे थे कि हम उजाले उजाले में जो है पहुँच जाएँ गोपेश्वर, लेकिन सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। अभी दीपक की बाइक में एक प्रॉब्लम आ गई है, तो पता नहीं क्या इशू आ रहा है, तो अभी वही देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या सॉल्व करना है। EMS सिस्टम लॉस्ट कम्युनिकेशन, चेक EMS सिस्टम। अभी EMS होता क्या, मैं तो ये नहीं पता चेक कैसे करें। दोस्तों ये क्या हो गया है दोस्तों। अच्छी बात यह है कि कर्णप्रयाग में ही शोरूम है रॉयल एनफील्ड का, तो वहाँ पे भी कॉल घुमाया है, तो हो सकता है कि हेल्प मिल जाए। बाकी ठीक है, देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। तो थोड़ी देर की मशक्कतों के बाद हमारी बाइक स्टार्ट होती है। जय बाबा भाई, हो गया।
लेकिन किसे पता था कि ये तो बस हमारी परेशानियों का एक छोटा ट्रेलर था, क्योंकि असली पिक्चर तो शोरूम में हमारा इंतजार कर रही थी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारे ट्रिप का है डे 2 और कायदे से ना अभी हम लोग को गोपेश्वर में होना चाहिए था, लेकिन आज भी हम कर्णप्रयाग में ही है, क्योंकि कल रात जैसे मैंने आप लोग को बताया था बाइक में इशू आ रहा था ना, तो वो इशू हमें छोटा लग रहा था लेकिन वो इशू बहुत ज़्यादा बड़ा निकला। तो दीपक जी इधर हैं। दीपक जी आप यार कैसा लग रहा है आपको? तो दीपक की बाइक का जो है बहुत बड़ा कांड हो चुका है, तो इसकी नई हिमालयन है 450 और उसकी चेसिस ही ब्रेक हो गई, तो उसके लिए अभी रुके। खैर कैसे हुई वो बहुत बड़ी स्टोरी है, उतना तो बता नहीं पाएंगे। बाकी फ़िलहाल अभी वेट कर रहे हैं, पीछे शोरूम दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो वेट कर रहे हैं, शोरूम खुलेगा फिर देखते हैं क्या होता है, फिर कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अभी तो ये भी नहीं पता। बाकी ठीक देखते हैं, चलो जो भी होगा आपको बताते हैं अपडेट। जैसे हम इंसानों को बैकबोन सपोर्ट करती है, वैसे ही एक बाइक को उसकी चेसिस, और बाइक की चेसिस ब्रेक होना मतलब बाइक की बैकबोन टूटना। आप लोगों ने जिंदगी में ये रील कभी ना कभी तो जरूर देखी होगी। हम बस कुछ किलोमीटर्स दूर थे इस रील को रिक्रिएट करने के। अब बाइक का क्या होगा ये तो शोरूम खुलने के बाद ही पता चल पाएगा, तो चलिए तब तक आपको कर्णप्रयाग दिखाते हैं। तो पिंडारी ग्लेशियर से आती पिंडर नदी और बद्रीनाथ से आती अलकनंदा नदी के संगम पर बना ये है खूबसूरत शहर जिसे कर्णप्रयाग कहा गया है। माना जाता है कि महाभारत के कर्ण ने इस संगम पर बैठकर तपस्या करी थी, जिसके वरदान में उन्हें कवच और कुंडल मिले और इस जगह को कर्णप्रयाग नाम। ओके जी, तो फिलहाल का अपडेट ये है कि भाई दीपक की बाइक को हमें ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी चेस जो है ब्रेक होगी, तो हम उसके साथ अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे लगता है ट्रैवलिंग में अगर आप बाहर निकलते हो तो चीज़ें होती हैं, घटनाएं घटती हैं, लेकिन सीख मिलती है, मतलब हर गलती के साथ एक सीख मिलती है। सो भाई फाइनली कर्णप्रयाग से हम लोग निकल चुके हैं। अब गोपेश्वर की दूरी यहाँ से है 50 किलोमीटर। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है पीछे बैठ के। ठीक है कोई बात, तुम अगर रुकेंगे तो बैठे रहियो। ट्रैवलिंग के दौरान मैंने एक बात जानी है कि मुश्किलें सफ़र का ही एक हिस्सा है, पर हमारा नज़रिया तय करता है कि हम उनको कैसे देखते हैं और उन मुश्किलों से क्या सीखते हैं। तो मन में इसी पॉजिटिविटी के साथ हम पहुंचते हैं गोपेश्वर, और गोपेश्वर हमें कुछ ऐसा दिखा। गोपेश्वर चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा शहर है, और अगर आप रुद्रनाथ जी के बारे में जानते हैं तो गोपेश्वर ही वो जगह है जहां से इसका ट्रैक शुरू होता है। लेकिन आज हम यहाँ आए थे अनुसुया टेम्पल के लिए, जिसके लिए हमें मेन शहर से करीब 10 किलोमीटर आगे मंडल गांव तक जाना था। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा ये खूबसूरत गांव है मंडल। ये गांव द्वार है अनुसुया टेम्पल के लिए,
क्योंकि इसी गांव से शुरू होती है अनुसया टेम्पल के लिए करीब 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंडल, जहां से ना अनुसया टेम्पल का जो ट्रैक जो है वो शुरू होता है। मेरे पीछे भी आपको शायद एंट्रेंस भी दिखाई दे रही होगी और साथ ही में दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे लोग। यहाँ पे अभी चल रहा है मेला, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मतलब आइडिया था मेला है, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इस लेवल की भीड़ होगी। ह्यूज नंबर ऑफ पीपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड काफी बढ़िया जो है वो माहौल हो रखा है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई ये चलता रहता है। यहाँ पे मेले में आए हैं तो कोई बात नहीं, चलो इसी बहाने हम लोग जो है यहाँ लोकल कल्चर जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी लेट हो गई है, तो हम कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो ट्रैक अपना शुरू करेंगे। बाकी ठीक है, अभी चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड दिखाते हैं आपको मेले का माहौल। बाकी आवाज़ में तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा शायद। पूरे साल शांति पे रहने वाला ये गांव साल के 2 दिनों के लिए लोगों से भरा हुआ मिलता है। आसपास के गांव से 5 देवियों की डोली साल के 2 दिनों के लिए अनुसया मंदिर पर आती है, जिसे देखने और दर्शन करने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और इसीलिए यहाँ ये मेला लगता है। मैं निशान लगा लूँ, नहीं छेदूंगा, बता दूंगा, तुम छेदूंगा तो लोग आगे बढ़ो, निशान तो लग। अरे गलत हो जाएगा फिर कान। ऐसी बैठी तो रहो कम से कम। बताओ कितना दर्द हो रहा है? तुम ऐसे डर रही हो कि ज्यादा फांसी लग रही है तुमको। कान छेद दिया आपने? कान छिद गया कभी का। अरे भाई साहब, इस मेले में यहाँ कई तरह की दुकानें लगी हैं, लेकिन मेले का असली मतलब तो मंदिर पहुँच के पता चलेगा। तो चलिए फिर हम भी अपना ट्रैक जो है वो शुरू करते हैं अनुसया टेम्पल के लिए। मंडल से अनुसया टेम्पल के लिए करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक है और इस ट्रैक के कुछ शुरुआती किलोमीटर्स आप गांव के बीच से होते हुए जाते हो, जहां आपको गांव के कुछ कई सालों पुराने मकान देखने को मिलते हैं और एक्सपीरियंस करने को मिलती है यहाँ की लोकल लाइफ। एक पेड़ देखा जिसमें इतनी बड़ी बड़ी ऑरेंज बॉल लगी है, तो मेरे ख्याल से ऑरेंज है या फिर क्या है, मैं तो श्योर नहीं है। एक बार पूछ के देखता हूँ मैं। आंटी जी, ये किसका पेड़ है? नहीं, किस चीज़ का पेड़ है? माल्टा का। संतरा है? एक ले लूँ या? थैंक यू। तो एक काम करते हैं, इसको बचा के रखते हैं, आगे जब थकान लगेगी ना वहाँ पे खाएंगे। तो अभी हमने हार्डली 500 मीटर ही चला होगा और हमारे ट्रैक के साथ साथ जो है एक नदी बह रही है, जिसका नाम मैंने अभी यहीं लोकल से पूछा, तो इसका नाम है अमृत गंगा, जो कि अनुसुया टेम्पल से ही आती है। तो इसी रिवर के साथ साथ अभी हम लोग जो है वो चलने वाले टेम्पल के लिए। तो अभी करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक हम लोगों ने कर लिया है और स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर काफ़ी इजी लग रहे थे, लेकिन हाँ अभी जो आखिरी के 2 किलोमीटर हम लोगों ने करे हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे। चढ़ाई का लेवल मतलब काफ़ी बढ़िया लेवल कह सकते हैं। बाकी ठीक है, चलो अभी थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुके एंड मेरे हाथ में भी दिखाई दे रहा होगा ये संतरा, तो इसको खा के देखते कैसा टेस्ट है इसका। खुशबू तो मस्त आ रही है भाई। माल्टा है क्या? हाँ मुझे माल्टा लग रहा है, लेकिन आंटी ने कहा संतरा है, बट माल्टा ही है यार ये। बाकी मुझे लग रहा है खट्टा ही शायद काफ़ी ज़्यादा होगा। बहुत खट्टा नहीं, लेकिन खट्टा है। क्यों हो रहा? बढ़िया। माल्टे के स्वाद का आनंद लेके हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और पहुंचते हैं इस ट्रैक पर बनी एक प्राचीन शिलालेख पर।
ये पत्थर पर बनी आकृतियां संस्कृत भाषा में लिखी गई 7 पंक्तियां हैं जो रुद्रनाथ यात्रा के बारे में बताती है। अनुमान लगाया जाता है कि इस शिला पर यह लेख करीब 60वीं सदी में लिखा गया था, यानी जिस रास्ते पर अभी हम हैं ये 60वीं सदी से अनुसया मंदिर और रुद्रनाथ जी की यात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्राचीन शिलालेख से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। 6500 फीट की हाइट पर यह है अनुसया मंदिर। ये मंदिर समर्पित है अनुसया माता को, जिन्हें संतानदायिनी माता भी कहते हैं। मंदिर की मान्यता है कि माता के दर्शन से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। आज इस मेले का आखिरी दिन था, यानी डोलियां वापस अपने स्थानों की तरफ रवाना होंगी। इस भीड़ में खड़े मैंने एक बात महसूस करी। भगवान पर विश्वास करना या ना करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप हजारों लोगों को सर झुकाए, हाथ जोड़े और आशीर्वाद के लिए उम्मीद से खड़े देखते हो, जब ढोल नगाड़ों की ये गरजती आवाज और माता के ये जयकारे, ये सब देख और सुन के एक अजीब सी भावना, एक शक्ति महसूस होती है। ये एनर्जी जो आपको अंदर तक हिला देती है और सोचने में मजबूर करती है कि कुछ तो जरूर है। तो अनुसया माता के दर्शन तो हम लोगों ने कर लिए हैं। बाकी अभी हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे, जो कि है अत्रि मुनि, जो कि अनुसया के ही पति हैं, जिनके वहाँ पे आश्रम है और एक मंदिर भी है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है वो बेसिकली। तो अभी हम लोग यहाँ जाएंगे। बाकी ये चीज़ तो आप लोगों को मैंने दिखा दी है भाई। बहुत ही शब्द नहीं है मतलब मेरे पास बोलने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ होती है, जब आप सामने देखते हो ना तो आप ये फील करते हो। बाकी ठीक है, तो ये था अपना अनुसया माता टेम्पल और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे अत्रि मुनि के लिए, जो कि 1 किलोमीटर दूर है। ओके जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अत्रि मुनि केव्स तो पीछे ऊपर हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी पीछे भी मेरे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा वाटरफॉल, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बहुत ही क्या मतलब, शायद से मैंने अभी तक का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो यही देखा होगा। और केव्स में आप लोग को बताऊं तो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, रेंगते हुए जाएंगे, वो अभी मैं पूरा दिखाऊंगा आप लोग को। और यहाँ से आगे होते हुए जो है वाटरफॉल के पीछे से हम लोग एक पूरी परिक्रमा जो है वो करेंगे इसकी, और फिर यहाँ वापस आएंगे भाई साहब। लेकिन ये बड़ा ही सुंदर वाटरफॉल है यार। तो वाटरफॉल मैंने आप लोग को वहाँ जाके दिखाया, वहाँ से बहुत बड़ा वाटरफॉल जो दिख रहा था। और अभी यहाँ से हम लोग सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ेंगे, जो कि है केव के लिए। केव्स तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये रास्ता एकदम संकरा सा नजर आता है, जिसके एक तरफ तो पहाड़ है, वहीं दूसरी तरफ गहरी खाई। और ये देखो, ये चेन दिखाई दे रही है। अब इस चेन को चढ़ के पकड़ के ऊपर चढ़ेंगे। चलो भैया। ओ भाई डर भी लग रहा भाई। उई भाई, चेन पे पूरा वेट डाल रखा है मैंने। अब ये देखो, यहाँ से आप लोग को चलेगा एंगल का पता भाई कितना स्टीप है। पहला पड़ाव जो है वो पार हो चुका है, और आगे अगर मैं दिखाऊंगा ना आप लोग को तो ये मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से, ये बहुत छोटी केव है, रेंगते हुए हम लोग को जाना है। और ना इस तरफ बिल्कुल खाई है, तो कोई मतलब गलती नहीं कर सकते हम लोग, एकदम कोने से जाना पड़ेगा। और फिर हम लोग मतलब यही सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, जो अभी देखो आप मैं करूँगा।
मैं तो ऐसे जा रहा हूँ भाई उल्टा। टैंकर भाई, मैं बस भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है यार इधर। इस केव को पार करके हमें देखने को मिलता है अत्रि मुनि जी का ये मंदिर। और अब बारी थी जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, वो था इस वाटरफॉल के पीछे जाना। चलो भैया अब हम चलते हैं वाटरफॉल के पीछे। आज तक मैंने आप लोग को वाटरफॉल जो है हमेशा आगे से दिखाया है, आज पहली बार वाटरफॉल के पीछे हम लोग आ रहे हैं। भाई साहब, अरे भाई क्या ही नज़ारा है यार, क्या ही नज़ारा है। बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां आपको वाटरफॉल को पीछे से देखने का एक्सपीरियंस मिलता है, और अत्रि मुनि उन्हीं में से एक है। अब जैसे हम इस वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे थे, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। शुरुआत में मैं इस भीड़ को देख के डर गया था। सच बताऊं तो भीड़ से छुटकारा पाने के लिए ही मैं ऐसी जगहें ट्रैवल करता हूं। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इसी भीड़ के कारण मुझे कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया एक्सपीरियंस और कुछ नया जानने को मिला। और अब हम इस यात्रा के अंत में खड़े हैं, तो मुझे वो भी मिला जिसके लिए मैं यहाँ आया था, और वो था सुकून।